चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी तो छोटे छोटे टॉपिक ही हैं, उन्हीं को तैयार करना है। हेडिंग डाल लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आजकल इसको पूछने की परंपरा खूब है। बाकी सारे इंडेक्स आप जानते ही हैं, कभी जीडीपी के आधार पे, कभी किसी अन्य चीज पे, लेकिन ये 7 अलग मानकों पे तैयार किया जाता है। और जीडीपी एक फैक्टर तो है, बाकी 6 चीजें और भी हैं। कैसे क्या करके जो है इसको तैयार किया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें रखते हैं। जैसे हमारे पड़ोसियों में भूटान की अच्छी स्थिति मानी जाती है, जबकि जीडीपी पर कैपिटा इनकम इनमें वो काफी नीचे की रैंक पे है, लेकिन हैप्पीनेस ज्यादा है। वैसे ही आपको तमाम देश मिलेंगे। इसी इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे, अपने देश की स्थिति, अपने पड़ोसी देश की स्थिति। तो चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 यह इंडेक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबीइंग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया जाता है। दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, Well-being Research Center of Oxford University, with the help of United Nations Sustainable Development Solution Network, इसे 7 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। It is prepared on the basis of 7 norms. 7 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। लिखें, पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी, सोशल सपोर्ट सामाजिक समर्थन, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता जेनरोसिटी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की धारणा, परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की धारणा, देश की तबाही की स्थिति,
डायस्टोपिया, देश की तबाही की स्थिति, डायस्टोपिया, डायस्टोपिया। विभिन्न देशों को 0 से 10 के बीच अंक दिए जाते हैं। वेरियस कंट्रीज आर गिवन रिमार्क फ्रॉम 0 to 10। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष सबसे अग्रणी देश है। अब जो जिज्ञासु बच्चे हैं तुरंत जाएंगे स्कैंडिनेविया के इन देशों पर अध्ययन कर लेंगे एक बार, ये आखिर ऐसी बात क्या है। आप कोई भी मानदंड जब उठाते हैं तो स्कैंडिनेविया के ये देश इतने आगे क्यों रहते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ऐसी क्या बात हो जाती। फिर एक चीज और देखेंगे, पर कैपिटा इनकम के साथ साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसी प्रकार से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सब में ही आगे रहते हैं। तो एक चीज और गौर करिएगा, 2 प्रकार के समाज होते हैं, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। क्या ये लोग भी उसी तरह जैसे यूएसए वगैरह में हम लोग बड़ी मात्रा में चले जाते हैं? इधर थोड़ा ट्रंप ने रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन इसके पहले तो हमारे देश के लोगों की संख्या ठीक ठाक हो गई थी। भारत, फिलीपींस, चाइना, इन 3 देशों के सबसे ज्यादा मात्रा में लोग वहां जाते हैं। तो क्या ये देश भी इनवाइट करते हैं? इस चीज को जरूर पकड़िएगा। अगर नहीं करते हैं तो अभी भी होमोजीनस सोसाइटी है, क्या सोच है इनकी, ये सारी चीजें देखिएगा, बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। और एक अजीब सी चीज ये भी समझ में आएगी, हर दृष्टिकोण से आगे हैं। अब भी यहाँ राइटिस्ट पार्टीज का महत्व बढ़ रहा है। आप देखेंगे दुनिया के बहुत आगे देशों में ना लेफ्टिस्ट विचारधारा मिलेगी ना राइटिस्ट मिलेगी, दोनों गायब रहेंगे। तो ये सब अलग से थोड़ा अध्ययन कर लिया करें। लिखें, फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पर है। फिनलैंड इज ऑन फर्स्ट रैंक, इंसिडेंटली 9th ईयर। नंबर 2 आइसलैंड, 3 डेनमार्क, 4 कोस्टेरिका, 4 कोस्टेरिका। अब यहां अजीब सी बात आ जाती है, शायद ही अन्य किसी नॉम में ये देश शुरू के 5 में रहता हो। तो थोड़ा इसका भी अध्ययन करिए कि कोस्टेरिका में ऐसी कौन सी चीज आ गई है। ये सब इलाके तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीजों के लिए भी नहीं जाने जाते हैं। किसी जमाने में नशीली चीजों की तस्करी, दुनिया भर से लोग भाग भाग के पहुंचे और जाकर जो है इन्हीं देशों में पैसा देकर टिक जाते रहे हैं। और इस इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि ये देश बहुत आगे है। ये अमेरिका का आंगन कहा जाता रहा है। सेंट्रल अमेरिका के सारे कंट्री अमेरिका का गहरा प्रभाव रहा है। लेकिन फिर भी हैप्पीनेस के मामले में आगे है। बाकी कोई एक सिंगल इंडेक्स आप नहीं पाएंगे जहां इसको पहले 5 में पाएं। जैसे हमारे भूटान की बगल में यही स्थिति है, तमाम इंडेक्स में बहुत पीछे, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में वो काफी आगे रहता है। उसको नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, वो टूरिज्म को कोई प्रमोशन अपने यहाँ नहीं देता है कि आओगे और माहौल खराब करोगे हमारे देश का, इससे अच्छा कम जीडीपी में हम जी लेंगे। चलिए आगे लिखें। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे निचली रैंक पर है। अफगानिस्तान इज ऑन द लोएस्ट रैंक। इस दृष्टि से सियरा लियोन का दूसरा स्थान है, एक अफ्रीकी देश है। इस दृष्टि से सियरा लियोन का दूसरा स्थान है, फॉलोड बाय सियरा लियोन। सियरा लियोन
का दूसरा स्थान है। 147 देशों की इस रिपोर्ट में भारत 116वें स्थान पर है। इंडिया इज ऑन 116th रैंक in this report of 147 countries. 147 countries. भारत 116वें स्थान पे है। पड़ोसियों में अमंग नेबरर्स चीन 65वें स्थान पे है। अब कोई रिपोर्ट कुछ कह दे हम स्वीकार कर लें, जरूरी नहीं हर बार ये सही ही हो। थोड़ा चीन पे इस मामले में डाउट होता है कि एक कम्युनिज्म है, साम्यवादी शासन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं, ये भी एक जरूरी शर्त होती है। बाकी आर्थिक तरक्की निस्संदेह वो बहुत अच्छी कर रहा है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन उठाना नहीं, लेकिन इस चीज को तो देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वन, नेपाल और पाकिस्तान को भी भारत से ऊंची रैंक दी गई है। नेपाल एंड पाकिस्तान, नेपाल एंड पाकिस्तान आर गिवन हायर रैंक देन इंडिया, हायर रैंक देन इंडिया। भारत से ऊंची रैंक दी गई है। जरा कुछ और ऐसे देशों की स्थिति देख लें जो दुनिया में बड़े अग्रणी माने जाते हैं, तो देखें यूएसए 23वें स्थान पे है। यूएसए 23वें स्थान पर है। यूएसए इज on 23rd रैंक। ब्रिटेन का 29वां स्थान है। ब्रिटेन इज ऑन 29th रैंक। ब्रिटेन इज ऑन 29th रैंक। फ्रांस को 61वें स्थान पर रखा गया है। और एक सेकंड, जापान पहले लिखिए। जापान को 61वें स्थान पर रखा गया है। जापान इज ऑन 61st रैंक। 61वें स्थान पे रखा गया है। अब ये थोड़ा अजीब लगता है कि चीन और जापान में बराबर खुशी बताई गई है। जापानी अपने देश से बहुत संतुष्ट रहते हैं, तमाम मामलों में आगे भी रहते हैं, फिर भी चीन की रैंकिंग और जापान की रैंकिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखाया गया। जो वो बता रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया है, इसको इसी रूप में तैयार कर लीजिएगा। आजकल भारत में तमाम प्रकार के रिपोर्ट्स आती हैं। ग्रास रूट लेवल पे क्या स्थिति है कोई उससे मतलब नहीं होता, बस रिपोर्ट आती है। जैसे आता है, एक आता है स्वच्छ शहर सर्वेक्षण, स्वच्छता हो न हो, कानपुर उसमें पूरे भारत में 13वें नंबर पे सबसे ज्यादा स्वच्छ है। कानपुर पूरे भारत में 13वें, तो यूपी में भी तो स्थिति उसकी बड़ी आगे की होगी। पिछले 3 साल से कानपुर गार्बेज फ्री सिटी है, मतलब कानपुर में आप कहीं कूड़े का ढेर नहीं देखेंगे पिछले 3 साल से। तो अब ये खुद ही समझ में आ रहा है, कागजी खाना पूर्ति। अगर कल आपने अखबार पढ़ा होगा, एक बड़ा अजीबोगरीब आंकड़ा कल निकला है कि यूएसए से भारत का जो भी एक्सपोर्ट था वो कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, सब जानते हैं। किसी भी एक्सपोर्टर से बात करेंगे तो यही बताएगा। बावजूद इसके टोटल एक्सपोर्ट देश का बढ़ा हुआ 6% दिखा दिया गया है। अब ये किस कागज पे तैयार कर लेते हैं क्या कि जब ऐसी स्थिति है तो कैसे बढ़ा हुआ है भैया। अब ये सब बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं। तो जब कागज पे ही तैयार करना है तो कुछ भी तैयार कर लो।
और के अखबारों में बड़ी आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई और बताया कि हमने चीन को ज्यादा एक्सपोर्ट करके कंपेंसेट कर लिया है। ये रिडिकुलस, हास्यास्पद चीजें मानी जाती, पेश भी कर दिया जाएगा कुछ समय बाद। तो जरा लिख लीजिए कुछ लाइन। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ये विशुद्ध नौटंकी होती है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा खासतौर पे यूपीपीसीएस में। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें राज्यों को कैटेगरी दी जाती है। तो लिख लीजिए जरा। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तथा 5 मानकों के आधार पर इसे जारी किया जाता है। तथा 5 मानकों के आधार पर इसे जारी किया जाता है। And it is released on the basis of 5 norms. नंबर 1, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की गुणवत्ता। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, राजस्व जुटाना। फिस्कल प्रूडेंस, राजकोषीय विवेक। फिस्कल प्रूडेंस, राजकोषीय विवेक। डेट इंडेक्स, ऋण सूचकांक। ऋण सूचकांक। डेट सस्टेनेबिलिटी, ऋण स्थिरता। डेट सस्टेनेबिलिटी, ऋण स्थिरता। इस इंडेक्स में राज्यों को 0 से 100 के बीच अंक दिए गए हैं। राज्यों को 0 से 100 के बीच अंक दिए गए हैं। स्टेट्स आर गिवन रिमार्क फ्रॉम 0 to 100 तथा उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया है। एंड दीज आर केप्ट इन 4 कैटेगरीज। उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया है। अचीवर, ये सबसे ऊंची कैटेगरी है। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल। अब जो लिखेंगे वो तैयार कर लीजिएगा। ओडिशा को प्रथम या पहला स्थान दिया गया है। ओडिशा इज ऑन फर्स्ट रैंक। ब्रैकेट में 73.1 पॉइंट, 73.1 अंक। गोवा और झारखंड भी अचीवर कैटेगरी में है। गोवा एंड झारखंड आर आल्सो इन अचीवर कैटेगरी में।
6 राज्यों को फ्रंट रनर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, 6 राज्यों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। 6 states are kept in front runner category. गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। पिछली बार पीसीएस में आया था उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है। आपने इस बार इन सभी 6 राज्य, ऊपर के 3 यानी 9 राज्य जो हैं इनको क्रम से लिख लिया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जहां यूपी लिखा है ना उसके आगे उसका रिमार्क लिख लीजिए 41.9 41.9। बड़े राज्यों में पंजाब को 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है तो राज्य बड़ा मान लेते हैं जनरली। बड़े राज्यों में पंजाब को आखिरी स्थान पर रखा गया है। अमंग मेजर स्टेट्स पंजाब इज ऑन द लास्ट रैंक। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है। देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिसमें अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे, इन विच अरुणाचल प्रदेश इज ऑन फर्स्ट रैंक, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश इज फर्स्ट रैंक। बस पिछली क्लास में आपने ज्ञानपीठ पढ़ा था। ये भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर कहा जाए तो जनरली लोग सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, भारत सरकार की तरफ से ही मिलता है। साहित्य अकेडमी, पिछली क्लास में आपने ये भी पढ़ लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार देती है भारत भारती। ये भारत के साहित्य के क्षेत्र के 5 सबसे प्रतिष्ठित सम्मान आप कह सकते हैं। ये पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ये आपको बता दिया गया था। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। हमारे संविधान की 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक के लिए सरस्वती सम्मान देते हैं। लेकिन वो रचना जिसको मिले पिछले 10 वर्ष में ही वो पब्लिश हुई होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मुंशी प्रेमचंद की गोदान आप कंसिडरेशन के लिए रख दें, पिछले 10 साल बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। हमेशा इस पे प्रश्न बनते हैं। तो इस बार एक बंगला लेखक को मिला है। इसी जमाने में बंगला के कलाकार बहुत आगे रहते थे, बंगला के लेखक बहुत आगे रहते थे। अब वो बात कम से कम 90 के दशक से तो नहीं दिख रही है। तो जिस बुक के लिए मिला है ये सम्मान, अजीब सी बात है। यहाँ ट्रेडिशनल तरीका उठा रहे हैं। अभी बात करते हैं। बंगला लेखक को हर पार्वती, भगवान शिव को हर कहते हैं और माता पार्वती, तो उन पर लिखी पुस्तक के कारण ये सम्मान मिला है। एक लाइन लिख लीजिए पहले। सरस्वती सम्मान 2025
बंगला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनकी रचना हर पार्वती कथा के लिए दिया गया है। बंगला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनकी रचना हर पार्वती कथा के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2025 is given to बंगला ऑथर रामकुमार मुखोपाध्याय for his creation हर पार्वती कथा। इसके तहत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। 15 लाख रुपी award money is given in it। दी जाती है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। सरस्वती award is being given by के बिरला फाउंडेशन since 1991। यह फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है। इट इज अपेक्स अवार्ड ऑफ फाउंडेशन। जो 8वीं अनुसूची की विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित रचना के लिए दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची की विगत 10 वर्षों में प्रकाशित रचना के लिए दिया जाता है। which is given any creation of its schedule published in last 10 years रचना के लिए दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान कई बार पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। फर्स्ट सरस्वती अवार्ड was given to हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। एक बड़ी अजीब सी चीज आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होगी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि दी। कोई भी भारतीय नागरिक संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत किसी भी देश से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता है। जब रिचर्ड हेडली और विवियन रिचर्ड को कर की उपाधि मिली तो सुनील गावस्कर के लिए भी ऑफर किया गया, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे देश का संविधान इसको अलाउ नहीं करता। तो ये कैसे इनको मिल गया है? और ये बताया कि सिर्फ ऑनरेरी है,
इतना भी अलाउ हमारा देश नहीं करता है, कहीं से आप ऑनरेडी भी नहीं ले सकते। अब ये सब बड़ी अजीबो गरीब चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो हुई है सो बात वो आपको बता दी जा रही है। एक लाइन लिख लीजिए जरा। एन चंद्रशेखरन ब्रैकेट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ the most excellent order of the British Empire, the most excellent order of the British Empire से सम्मानित किया गया है। एन चंद्रशेखरन is rewarded by Knight Commander of Most Excellent Order of the British Empire. Most Excellent Order of the British Empire. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भारतीय किसी अन्य देश से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भारतीय किसी अन्य देश से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। Any Indian can't receive any title even from any other country. एक और लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसको वाटर यानी जल प्रबंधन के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। लिखें, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। इसे जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इट इज नोन एज नोबेल अवार्ड ऑफ वाटर फील्ड, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो नोबेल देती है, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिया जाता है, which is given in collaboration of रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिया जाता है। 2026 के लिए फॉर 2026 2026 के लिए फॉर 2026 इसे ईरान के ताबेह मदानी को दिया गया है। इट इज गिवन टू
कावेह मदानी, हम लोग मदनी पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी लोग मदनी सरनेम यूज करते हैं। कावेह मदानी को दिया गया है। इट इज गिवन टू कावेह मदानी ऑफ ईरान फॉर 2026। और हम सभी जानते हैं जिस शख्सियत को हमारे देश में वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, अकेले उस आदमी ने उतना कुछ कर दिया जो सरकारें मिलकर नहीं कर पाती हैं। अभी राजस्थान की एक आईएएस ने इतने जल स्रोत बनवाए, इस पे पूरा पुरस्कार ले लिया था। बाद में जांच की गई तो पाया गया सब फर्जी थे। और इस आदमी ने अकेले अपने दम पे 8000 जोहड़ बनवाए। वाटरमैन ऑफ इंडिया है। ये पुरस्कार इनको 2015 में ही मिल गया था। बाकी मैं बताता ही हूं आपको कि एशिया के नोबेल रेमन मैग्सेसे से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये सब चीजें याद रखा करें, ब्रैकेट में लिख लीजिए। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को 2015 में यह पुरस्कार दिया गया था। राजेंद्र सिंह was rewarded by it in 2015 ब्रैकेट में वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत में क्रिकेट की जो नेशनल चैंपियनशिप का भी प्रश्न पूछे तो रणजी ट्रॉफी ही बताइएगा। अब तो T20 और लिमिटेड ओवर जिसको बोलते हैं, 50 ओवर ना बोल के लिमिटेड, इनकी भी अलग से नेशनल चैंपियनशिप होती। जब कोई रणजी जीत जाता है तो उससे और हारने वाली सभी बाकी 37 टीमें, कुल 38 टीमें इसमें भाग लेती, उनका भी एक मैच कराते हैं। ये रणजी ऐसे होती, कुल 38 टीमें इसमें भाग लेती हैं। रेलवे अकेला है जो राज्य नहीं है लेकिन टीम के रूप में उसको मान्यता दी गई है। और बाकी महाराष्ट्र और मुंबई 2 अलग अलग टीमें एक ही राज्य से जाती हैं। तो जब रणजी कोई जीत जाता है तो पूरे भारत और उसके बीच एक फिर मैच कराते हैं, ईरानी ट्रॉफी। थोड़ा ये सब प्रक्रिया याद रखा करें। बहुत से लोग इसे इंटरव्यू वगैरह जब देते हैं ना तो बता देते हैं हॉबी क्रिकेट, बहुत छोटी सी चीज पूछते हैं वो लोग, वो बेसिक से जुड़ा होता है। इसमें रणजी में सारे मैच जो है 4-4 दिन के होते हैं। टेस्ट मैच 5 दिन वाले कहते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे ही कहा जाता है। तो टेस्ट मैच नहीं होते इसमें। टेस्ट मैच का अर्थ है 2 देश जिनको टेस्ट का दर्जा प्राप्त है वो खेल रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें 4-4 दिन के बाकी सारे मैच होंगे, सिर्फ फाइनल 5 दिन का होता है। अब आप कहेंगे टेस्ट मैच में तो डिसीजन हो ही नहीं पाता है, जनरली ड्रॉ हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हर मैच के डिसीजन होते हैं। अगर मान लीजिए पहले खेलते हुए कोई टीम 401 रन बना गई और अपोजिशन वाली 399 बना पाई, भले मैच ड्रॉ हो गया, इसमें फर्स्ट इनिंग में बढ़त ले ली थी, तो इसलिए ये अगर कोई फैसला ना हुआ तो ये जीती। अब मान लीजिए किसी ने पहले खेलते 200 पे सारे विकेट गिरा दिए और चेस करते हुए दूसरी वाली ने 201 रन, 2-2 इनिंग्स खेली जाती। अगर एक इनिंग ही हो रही है, ऐसा हो जाता है, कोई आउट होने की बाध्यता तो होती नहीं है कि आउट ही होना है। तो ऐसी स्थिति में नहीं 4 पूरी इनिंग हुई, 3 इनिंग हुई, 3.5 इनिंग तक पहुंचा मैच, 2 ही इनिंग हुई, तो पहली इनिंग में जिसने ज्यादा रन बनाए हैं वो जीतेगा। इसमें हमेशा डिसीजन आता है। टेस्ट मैच थोड़ा अलग टाइप था, उसमें सिर्फ एक इनिंग के आधार पर डिसीजन नहीं लिया जाता है।
उसमें चारों इनिंग का रोल देखा जाता है। इस बार पहली बार जब से रणजी ट्रॉफी हो रही है जम्मू कश्मीर ने इसको जीता है। एक लाइन लिख लीजिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26, रणजी ट्रॉफी 2025-26, 2025-26 जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हराकर जीती। इज वन बाय JNK डिफीटिंग टू कर्नाटका, डिफीटिंग टू कर्नाटका। जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा थे। पारस डोगरा वाज कैप्टन ऑफ JNK। जम्मू कश्मीर ने पहली ही बार रणजी ट्रॉफी जीती। इट इज वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन जम्मू कश्मीर हैज वॉन रणजी ट्रॉफी। जम्मू कश्मीर हैज वॉन रणजी ट्रॉफी, पहली ही बार रणजी ट्रॉफी जीती है। जम्मू कश्मीर के आकिब नवी, जम्मू कश्मीर के आकिब नवी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। आकिब नबी ऑफ JNK was rewarded by player of the series, प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब अगली चीज थोड़ा ज्यादा महत्व रखेगी। आपको कई बार बताया गया है, एक कभी कुछ ही दिन पहले पूरी क्लास भी करंट की उस पर आधारित थी। एक कट ऑफ पॉइंट घोषित किया गया था 31 मार्च 26 तक भारत से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। काफी कुछ इसमें पिछले कुछ ही महीनों में परिणाम देखने को मिले थे। तमाम नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। तो सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया कि इस पर्टिकुलर डेट को भारत के कुल 2 ही जिले अब नक्सल प्रभावित रह गए। किसी जमाने में ये 100 से ज्यादा जिले हुआ करते थे और एक रेड कॉरिडोर का सपना नक्सलियों का रहता था। इस पर एक पूरी क्लास ली गई है, देख जरूर लीजिएगा उसको, करंट की। कैसे जन्मा, कैसे ये नाम मिला, ये गलत मैप है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें कश्मीर का और लद्दाख का एक अच्छा खासा हिस्सा नहीं दिखाया गया है। समस्या यही रहती है कि हम ऐसा गूगल से कह के संशोधन तक नहीं करवा पाते हैं। बाकी तो डंका बज रहा है हमारा, लेकिन बस जहां कोई ठोस हित वाली बात होती है तो हम कुछ नहीं करवा पाते कि भाई मैप पूरा दिखाया करो हमारे देश का। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर, निस्संदेह इन इलाकों में बहुत भ्रष्टाचार रहा, अत्याचार रहा, बड़ी गरीबी रही। ऐसे क्षेत्रों में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होती। वेस्ट बंगाल में जंगल महल का क्षेत्र है। ऐसी ही तमाम
दिक्कतें वहां बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़, देश में सरकारी नौकरी के लिए जाने वाले 90% से ज्यादा लोग इसी उद्देश्य से निकलते हैं कि बस जाते ही लूट लेना है सब। 10% अच्छे लोगों के कंधों पे ये देश टिका हुआ है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उन्हीं के कारण से सब चीजें चल रही हैं। बाकी कुछ विभाग जैसे नगर निगम, विकास प्राधिकरण, उसी प्रकार से एक डेवलपमेंट के लिए बना विभाग है जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम विकास वगैरह आते हैं। ये सब तो लगता है ऐसे भ्रष्टाचार के लिए ही बनाए गए हैं क्या? ये अबूझमाड़ क्षेत्र है, यहाँ जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। 24 घंटे लग जाते हैं किसी आदमी को थाने तक पहुंचने। यहाँ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से रहते हैं, कोई जाता ही नहीं है। तो बताया गया है कि अब सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां नक्सलिज्म है, और ये 2 जिले जो है इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक छत्तीसगढ़ का जो है बीजापुर बताया गया है, बीजापुर। आप बार बार दूसरे जिले का नाम न्यूज में पढ़ते होंगे कि यहाँ ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, नक्सलियों ने अटैक कर दिया, लेकिन होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर का नाम लिया है। और इसी प्रकार से झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि, इस जिले का नाम लिया गया है। बताया गया है कि अब भारत में कुल यही 2 जिले हैं जहां नक्सलवाद चलता है। तो ये पश्चिमी सिंहभूमि, तो लिख लीजिएगा, लिखें। वर्तमान में भारत के मात्र 2 ही जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। At present, there are just 2 districts of India affected by नक्सलिज्म। छत्तीसगढ़ में बीजापुर इन छत्तीसगढ़ में बीजापुर, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि। भारत सरकार ने 31 मार्च 26 को नक्सलवाद को पूर्णतया समाप्त करने की टाइमलाइन निर्धारित की है या की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had decided to wipe Naxalism completely up to March 31st, 2026. March 31st, 2026 टाइमलाइन निर्धारित की थी।
हेडिंग डाल लीजिए। अगर ये आज पूरा हो गया तो आज ही लिख लेंगे, नहीं अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे इसको। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता पर रिपोर्ट, भारत में भूमि असमानता पर रिपोर्ट, भूमि असमानता पर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ऑन लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये रिपोर्ट पिछले दिनों आई। अब वो बात हमें नहीं मालूम कि पेरिस की संस्था ने कैसे ये रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि भारत में न उसने बताने की कोशिश की। लास्ट कृषि सेंसस बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेंसस, वो 2015-16 में की गई थी। कुल कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन है, एवरेज कितनी जमीन है, किस राज्य के लोगों के पास एवरेज कितनी जमीन है। फिर किसानों की कैटेगरी बांटते हैं, मार्जिनल किसान, स्मॉल फार्मर, उसी प्रकार से सेमी मीडियम, मीडियम और मेजर या बड़े किसान, 5 कैटेगरी में रखते हैं। इसमें कैटेगरी नहीं बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट की कुछ आंकड़े दिए गए हैं। अब इन्होंने तो दावा किया है कि भारत के 2,70,000 गांव के 65 करोड़ लोगों का इन्होंने सर्वे किया है। अब ये सब चीजें बड़ी आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि इतने गांव, लगभग आधे से कुछ ही कम गांव का दावा इन्होंने किया है, और 65 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक ठाक आबादी भी कवर कर ली है, और जो रिपोर्ट दी है इस विषय में कुछ समझ में नहीं आता। सरकार से रिपोर्ट ले लिए, उसी पे बना दिया है। सर्वेक्षण जैसी कोई चीज तो कहीं हुई नहीं, इसमें तो अच्छी खासी मशीनरी लगती है तब ये काम होता है। लेकिन ये रिपोर्ट सामने आई है, इसमें बताया गया है किस तरीके से देश की आधी से थोड़ी ही कम जनसंख्या भूमिहीन है। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती चली जा रही, तो वैसे भी अब लोगों के पास जमीनें नहीं रह गई हैं, रह गई हैं तो न के बराबर रह गई हैं। और बताया गया है कि 10% लोगों के पास ठीक ठाक मात्रा में जमीन है, आधे लोगों के पास कोई जमीन नहीं है। हर गांव में जो सबसे बड़ा लैंड होल्डर है उसके पास गांव की लगभग 8वें हिस्से के बराबर जमीन है। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है कि पंजाब और बिहार में इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। बिहार को तो लोग पहले से भी जानते थे कि जिनके पास थी किसी जमाने में बहुत ज्यादा थी, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बंटने के बाद वो बची नहीं है ज्यादा। लेकिन यही स्थिति पंजाब के लिए रिपोर्ट में बताई गई है कि पंजाब में भी इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। केरल में कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सबके पास न के बराबर जमीन है। ऐसा नहीं कि किसी के पास जमीन है तो ठीक है, तो सबके पास ठीक ठीक है, वहां जमीन ही लोगों के पास बहुत कम है। वैसे ही कुछ रोचक निष्कर्ष हैं, अब आपको लिखना तो पड़ेगा ही। वो बात अलग है कि आंकड़े कहां से आए। अगर जब तक कोई व्यक्ति स्रोत न दे, हमने तैयार कहां से किया, कोई कुछ भी बोल दिए तो गप है। इतिहास पढ़ने का यही फायदा मिलता है को हर चीज आदमी स्रोत पूछता है। अब ढेर सारी बातें आप बोल जाते हो, उसका कोई स्रोत नहीं आपके पास। लिख लीजिए 2-4 लाइन। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस में स्थित। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब is located at Paris, पेरिस में स्थित है।
इस रिपोर्ट में, इन दिस रिपोर्ट, भारत में 2,70,000 गांव और 65 करोड़ जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। इन दिस रिपोर्ट 2.7 lakh villages and 65 crore population of India, 65 crore population of India are surveyed। इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है। It's a few conclusions are कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है। शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का 44%, टॉप 10% रूरल फैमिलीज ओन 44% ऑफ टोटल लैंड। शीर्ष 10% ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का 44% है। टॉप 10% रूरल फैमिलीज ओन 44% ऑफ टोटल लैंड। 46% परिवार भूमिहीन है। 46% families are landless। पंजाब में 73% परिवार भूमिहीन है। बहुत आश्चर्य की बात है। किसी भी अच्छी चीज में पंजाब नंबर 1, 2, 3 में नहीं रहता है। खराब चीजों में ही चर्चा होती है। जब व्यक्ति गलत राजनीतिक उद्देश्यों को उठा के सिर्फ अपने चुनाव जीतता है, ऐसे ही इस इलाके को बर्बाद करता है। अन्यथा पंजाब हर मामले में भारत का सबसे सुखी राज्य हुआ करता था कभी। इसीलिए कहा जाता है ना कि बहुत क्षणिक उन्माद वाले किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो जाति के लिए उठे, भाषा के लिए उठे, प्रांत के लिए उठे, इनमें फंसना नहीं चाहिए। चलिए लिखिए पहले, ये तो उपदेश हो गया, उसको मानना बाध्यकारी नहीं। पंजाब में सर्वाधिक 73% परिवार भूमिहीन। 73% ब्रैकेट में लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ पंजाब आर लैंडलेस। बिहार में 59%, 59% इन बिहार। उत्तर प्रदेश में 39%, 39% इन यूपी। उत्तर प्रदेश में 39%, 39% इन यूपी। केरल में असमानता न्यूनतम है। इसको ये नहीं कहेंगे समानता है, समानता तो पॉजिटिव चीज है। तुम्हारे पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं, तो ये कोई अच्छी चीज थोड़ी थी। केरल में असमानता न्यूनतम है। There is minimum inequality in Kerala. Inequality in Kerala. फिर लिखें 3.8% गांव में एक ही परिवार के पास आधी भूमि है। इन 3.8% families, in 3.8% families, just single family own almost half of land, almost half of land.
हाफ ऑफलाइन। टू बी कंटिन्यूड यहीं रोकते हैं, शेष अगली क्लास में इसके कुछ और पॉइंट लिखेंगे। तो बता दीजिएगा कि यहीं से शुरू करना। तैयार करिए।